CH6 सालों पुराने सच का खुलासा और सबका पछतावा। जो इंसान खुश था वो कोई और नहीं बल्कि बुआजी की बेटी मोनिका शर्मा थी। अनाया के ऊपर जाने के बाद सब लोग अश्विन जी की ओर देखने लगते हैं और उनसे पूछते हैं और बुआ जी बोलती है ये सब क्या है अश्विन। अनाया क्या बोल रही थी तो अश्विन जी बोले दीदी वो सच बोल रही है। जब वो लास्ट टाइम यहाँ आई उसके बाद मैंने उसके अकाउंट में जितने भी पैसे डाले उसने कभी यूज़ नहीं किए और उसने अपने 16वें बर्थडे पर मुझे आज तक जितने पैसे मैंने या पापाजी ने दिए सब लौटा दिए और यहाँ तक कि बचपन में भी हमने उस पर जितना खर्च किया या उसके बर्थडे पर भी हमने जितने गिफ्ट दिए सब वापस कर दिए। जब सबने ये सुना वो अवाक रह गए और बोले मगर वो तो काफ़ी छोटी थी, इतने पैसे उसके पास कहाँ से आए। तो इस बार दादाजी मुस्कुराते हुए बोले वो पहले पार्ट टाइम जॉब करती थी बच्चों को पिंगने का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होशियार है और उसने 12वीं में पूरा दिल्ली टॉप किया था और उसकी पेंटिंग्स अब बहुत महंगी बिकती हैं, करीब करोड़ों में। मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, मगर आप लोगों के सवालों के जवाब देना जरूरी है वरना क्या पता उस पर एक और इल्जाम लगा दो। उनकी बातें सुनकर सबको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, मगर तभी बुआ जी बोली करोड़ों में पेंटिंग्स बिकती है से आपका क्या मतलब है पापा। सब लोग भी जानना चाहते थे आखिर अनाया कौन है। तभी दादाजी जी बोले तुम सबने अना नाम सुना है ना। तो सब बोले हाँ, उनको पेंटिंग्स की दुनिया में गोडेस कहा जाता है। तो दादाजी बोले वो गोडेस कोई और नहीं मेरा शैतान बच्चा है। सब हैरान रह गए, मगर जल्दी ही वो सब होश में आ गए। अभी कोई कुछ बोलता उससे पहले ही दादी जी बोले ये फैमिली फोटो याद है। जब सबने उसे तरफ देखा तो एक बहुत सुंदर पेंटिंग टंगी थी जिसमें पूरी फैमिली थी अनाया के अलावा। तो दादाजी बोले ये पेंटिंग अनाया ने ही बनाई है, मगर अफसोस उस पेंटिंग में सब है अनाया को छोड़कर। जब मैंने उससे पूछा ऐसा क्यों है तो पता है उसने क्या बोला कि मैं इस परिवार का हिस्सा कभी नहीं थी, ना हूँ ना कभी होंगी, और इस पेंटिंग में अपना चेहरा बनाकर किसी को दुखी नहीं करना चाहती। सभी की आंखें नम हो गई। इधर अनाया के वहाँ अनाया गेस्ट रूम में आकर गेट बंद कर देती है और बाथरूम में जाकर शावर लेती है और नाइट सूट पहनकर बाहर आ जाती है और हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाती है और उन्हें एक मैसी बन बना लेती है। कुछ समय बाद उसके दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने गेट खोल दिया। सामने एक सर्वेंट सिर झुका कर खंगाई थी और बोली छोटी मिस आपको बनगे साहब आपको खाने के लिए बुला रहे हैं। तो अनाया बोली ओके आप चलिए मैं आती हूँ, और थोड़ा ही देर में वो नीचे आ गई। वो अभी सींगियां उतर ही रही थी कि उसके कानों में रूही की बात पिंगाई जो बोल रही थी दादाजी हाँ हम लोग मानते हैं अनाया के साथ गलत हुआ, मगर आप ये बात मत भूलिए उसने मेरी दी को चोट पहुंचाई थी और वो मेरी दी की जगह लेना चाहती थी। वो बहुत सेल्फिश है, उसे खुद के अलावा किसी की नहीं पिंगाई है। उसकी वजह से हमारी मॉम कितनी दुखी है और वो बहुत बदतमीज है जो अब मॉम को हर्ट कर रही है, क्योंकि मॉम उससे ज़्यादा हमारी परवाह करती है। मगर इसमें किसी की गलती नहीं है, वो अपने हरकतों की वजह से दूर गई और पता नहीं फिर से यहाँ क्यों आई है। सिर्फ उसकी ही वजह से आप दोनों मॉम से ठीक से बात नहीं करते, जबकि मॉम की इसमें कोई गलती नहीं है। वो ना दी को चोट पहुँचाती ना उसे यहाँ से दूर भेजा जाता। वो अभी इससे आगे कुछ बोलती उससे पहले अनाया की आवाज़ वहां गूंजी और वो ठीक रूही के सामने खंगी होते हुए बोली क्या बोला आपने मिस रूही कि मैंने आपकी दी को हर्ट किया? क्या आपने अपनी आंखों से देखा था मुझे आपकी दी को हर्ट करते हुए? तो रूही एकदम चुप हो गई मगर फिर बोली नहीं, मगर उनके ठीक पीछे तुम ही खंगाई थी और तुम्हारे अलावा वहाँ और कोई नहीं था। तो मतलब मैं वहाँ खंगाई थी सिर्फ इसलिए आप लोगों ने मान लिया कि मैंने ही सब कुछ किया है? हाँ, मगर कोई बात नहीं, आज सबको पता चल जाएगा कि मैंने क्या किया और क्या नहीं। और वहां से गेस्ट रूम में चले गई और कुछ समय बाद एक लैपटॉप और पेनड्राइव लेकर आए और उस पेनड्राइव को टीवी से कनेक्ट करके अपने लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगी। कुछ समय बाद एक वीडियो चलने लगा जिसमें रूहानी अपने कमरे से सींगियों की तरफ आ रही थी और उसकी नज़र अपने हाथों में पकड़ाई किताब में थी। वो अभी 2 सीढ़ियां ही उतरी थी कि वो तीसरी सीढ़ी से गिर गई। अनाया उससे कुछ ही दूरी पर थी मगर उसके एक हाथ में चॉकलेट और दूसरी हाथ में डॉल थी। जब उसने रूहानी को गिरते हुए देखा तो वो आगे को भागी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और रूहानी का खून देखकर अनाया अपने जगह पर जम गई। सब लोगों ने जब रूहानी को गिरा हुआ देखा और सीढ़ियों पर अनाया को देखा तो सबने यही सोचा कि अनाया ने ही उसे सीढ़ियों से धक्का दिया होगा
और रिद्धि जी ने खुद को संभालते हुए अनाया की तरफ कदम बढ़ाए, जो अभी भी बुत बने खंगाई थी। जब रिद्धि उसे खींचते हुए लिविंग में लाई तब उसे होश आया, मगर तभी रिद्धि जी ने उसे एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा, जिससे वो पास के टेबल से टकराई और उसके माथे पर हल्की सी चोट आ गई, जिससे उसके आंखों से आंसू बहने लगे और उसके मुंह से एक आह निकल गई। इसी के साथ वीडियो बंद हो गया और सब बहुत बने एक जगह जमा गए। मगर तभी अनाया बोली, ये आधा है, वेट। उसने एक वीडियो और चलने लगी जिसमें एक मेड सीढ़ियों में तेल गिरा रही थी और उसके बाद वो मेड घर से बाहर भाग गई और उसने अपना फेस कवर कर रखा था, जिससे कोई भी उसे पहचान नहीं पाया। और इसी के साथ दूसरा वीडियो भी बंद हो गया और सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस बार रूही के और बुआ जी के आंखों में नमी आ गई और उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। मगर तभी अनाया बोली, तो ये रहा सबूत कि मैंने कुछ नहीं किया था और मिस रूही, मुझे आपकी दी की जगह लेने में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है। और रही आपकी मॉम मेरी वजह से दुखी है तो चिंता मत करिए, मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी, अब मेरी तबीयत पहले से बेहतर है और कल एक लास्ट काम मेरा बचा है यहाँ, उसके बाद मैं यहाँ से चले जाऊंगी। फिर वो अपने दादू और दादी को देखकर बोली, स्वीट हार्ट और उनके पति परमेश्वर, मुझे भूख लगी है, चलिए ना डिनर कर लेते हैं। और उन दोनों का हाथ पकड़ डिनर टेबल की ओर चली गई। वहीं बाकी लोगों को तो जैसे सदमा लगा गया था और उन्हें अब अपने किए काम और शब्दों पर बहुत पछतावा हो रहा था। मगर अफसोस, अब कुछ बदल नहीं सकता और उन्होंने जो गुनाह किया है उन्हें उसकी सजा अब भुगतनी पड़ेगी। उन सबका अब खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था, मगर उन्हें मजबूरन जाना पड़ा। आज सब एकटक अनाया को देख रहे थे, जिसके चेहरे से उसकी मासूमियत कहीं गायब हो गई थी। सबको ये देखकर और भी गिल्टी फील होने लगा, क्योंकि उन लोगों की वजह से आज अनाया ऐसी हो गई थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और रिव्यू दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दिल 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 दिल। CH7 अनाया ने तोड़े अपने परिवार से रिश्ते, सबको गिल्टी फील हो रहा था, मगर अब कोई भी अपने किए काम या शब्दों को वापस नहीं ले सकता था। डिनर करने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। रिद्धि जी और अश्विन जी के कमरे में रिद्धि जी बहुत ज्यादा रो रही थी और अश्विन जी के आंखों में भी आंसू थे। रिद्धि जी रोते हुए बोली, अश्विन जी, हमने अपनी मासूम अना को खो दिया। सिर्फ अपनी एक गलतफहमी के चलते हमने अपने इन्हीं हाथों से एक 4 साल की बच्ची को मारा था। हम इतने निर्दयी कैसे हो गए, हमने उसकी मासूमियत नहीं देखी और आज वो मासूम अनाया कहीं खो गई। अब तो शायद वो हमें कभी माफ नहीं करेगी। रूहानी ने भी हमें कितना समझाया था, मगर हमने उसे भी अपनी कसम देकर चुप करा दिया। हमने बहुत बड़ा पाप किया है और रोने लगी। वहीं अश्विन जी का भी वही हाल था, मगर वो अपनी भावनाओं को बाहर नहीं लाए। उधर दूसरी तरफ रूहानी के कमरे में रूही और रिधम भी मौजूद था और उन तीनों के आंखों में भी आंसू थे। तभी रूहानी बोली, मैंने आप सबसे कितना बोला था, अना ने कुछ नहीं किया, मगर आप लोगों ने मेरी एक बात नहीं सुनी और उस मासूम को इतनी बड़ी सजा दे दी और मैं कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि मॉम ने मुझे अपनी कसम दी कुछ ना करने और बोलने से। और रूही, तूने आज जो बोला वो कितना गलत था। वो क्यों मेरी जगह लेना चाहेगी, जबकि उसका भी यहाँ उतना ही हक है जितना हमारा। मॉम ने हमें बहुत प्यार दिया, मगर अनाया वो हम लोगों से बहुत छोटी थी, फिर भी उसको किसी का प्यार नहीं मिला और उसने कितना कुछ फेस किया होगा अपनी लाइफ में, शायद हमें कभी पता भी नहीं चलेगा और ना हम इतना झेल सकते हैं। तुम इतनी बंगाई हो गई हो मगर अभी भी जिद करती हो। वो तो इतने बड़े घर की बेटी होकर भी कितना झेला होगा उसने। हम सबने उसे मासूम का बचपन छीन लिया और अब वो पहले की तरह मासूम भी नहीं रही। उसको अब हमसे कोई मतलब नहीं है। हमने क्या बना दिया उसे। वहीं उसकी बातें सुनकर रूही और रिधम खामोश हो गए, क्योंकि उन दोनों ने ही अनाया से बहुत बुरी बातें बोली थी। सभी के अपने ख्यालों में अनाया थी, मगर अनाया अपने कमरे में एक टक दीवारों को देख रही थी और बोली, अब आप लोग प्रायश्चित भी करें तो भी आपको माफ़ी नहीं मिल सकती, क्योंकि अनाया तो मर चुकी है और कायनात की डिक्शनरी में माफ़ी जैसा शब्द नहीं है। मगर कल के बाद से आप लोगों को भी उतना ही दर्द होगा जितना आप लोगों ने अनाया को दिया। ऐसे ही सोचते हुए वो सो गई। सभी लोग भी अनाया के बारे सोचते सोचते सो गए। अगली सुबह आज सभी की आंखें लाल थीं, जिससे पता चलता है कि सभी लोग बहुत रोए हो।
पहली वाली अनाया होती तो शायद इन लोगों का ऐसा हाल देखकर माफ कर चुकी होती, मगर ये कायनात थी जो किसी का उधार नहीं रखती थी, जो उसको जो देता था उसका दुगुना वो उस इंसान को लौटाती थी, इसलिए तो उसे सब बेरहम क्वीन बोलते थे। तो सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए थे। आज अनाया भी सभी की तरह अच्छा खाना खा रही थी, क्योंकि अब वो ठीक हो चुकी थी, क्योंकि पुनर्जन्म के बाद से अनाया की बॉडी अब कायनात की तरह मजबूत हो गई थी, क्योंकि अनाया ने बहुत सी योगा और आयुर्वेदिक दवा खाकर खुद को फिट कर लिया था। कायनात बहुत चीजों में एक्सपर्ट थी, तो वो सारे गुण अब अनाया को भी मिल गए थे, क्योंकि भले ही शरीर अनाया का था मगर उसमें सोल कायनात की थी। अभी सब खाना खा ही रहे थे कि अनाया दादाजी को देखते हुए बोली, दादू मुझे सब लोगों से कुछ बात करनी है। तो दादाजी बोले, ठीक है, पहले नाश्ता करो फिर बात करते हैं। सभी लोग जानना चाहते थे कि अनाया क्या बात करना चाहती है, इसलिए सब अपने खाने को खाने लगे ताकि अनाया से बात कर सके। मगर रिद्धि जी को घबराहट हो रही थी, उनका दिल बेचैनी से धड़क रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। वो बेचैनी से अनाया को देख रही थी, मगर अनाया ने एक बार भी किसी को नजर उठाकर नहीं देखा था। थोड़ा ही देर बाद सभी का नाश्ता हो गया और सभी लिविंग में बैठ गए और अनाया के कुछ बोलने का इंतजार करने लगे। तो थोड़ा ही देर के खामोशी के बाद फाइनली अनाया बोली, तो आप लोग जानना चाहते होंगे ना कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया। तो मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है, जो मुझे बहुत पहले ही करना चाहिए था मगर तब नहीं किया, तो अब सही। फिर आगे बोली, मिस्टर एंड मिसेज रायचंद, आप लोगों को मुझसे बहुत शिकायतें थी ना, और आपको मुझे अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आती है, राइट? तो आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। तो सब लोगों का दिल अचानक बेचैन हो गया। इस बार दादी बेचैनी से बोली, तुम्हारा मतलब क्या है बच्चा? तो अनाया फीकी मुस्कान के साथ बोली, स्वीट हार्ट वेट एंड वॉय। उसके बाद मंदिर में गई और वहां से गंगाजल लेकर सबके सामने आई, तो सब उसे सवालिया निगाहों से देखने लगे। तो वो अपने दादू से बोली, बड़ी क्या आपके पास मेरा कोई फोटो फ्रेम है? तो दादाजी बोले, हाँ शैतान बच्चे हैं। तो अनाया बोली, तो आप कुछ देर के लिए मुझे वो फोटो दे सकते हैं? तो दादाजी ने एक नौकर को फोटो लाने भेज दिया। कुछ समय बाद अनाया ने थोड़ा सी आग जलाई और अपने फोटो को सामने रख दिया और खुद पर पूरा गंगा जल डालकर एक मिट्टी के घंगे को अपने कंधे पर रखकर आग के चक्कर लगाते हुए बोली, मैं अनाया रायचंद आज से और अभी से मिस्टर एंड मिसेज रायचंद से अपने सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। जैसे ही सबने ये सुना, सब शौक से अनाया को देखने लगे। अनाया ने वो घंगा तोड़ दिया और फिर रिद्धि जी की तरफ मुड़कर बोली, मिसेज रायचंद, आपने बोला था ना कि आपको अगर पता होता कि मैं ऐसी हूँ तो आप मुझे अपने हाथों से मार डालती। तो रिद्धि जी को अपनी कही बातें याद आ गई, तो उन्होंने रोते हुए अपनी गर्दन ना में हिला दी, मगर अनाया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आगे बोली, तो फिर ठीक है, आज आपकी वो इच्छा मैं पूरी कर देती हूँ। और बोली, मैं अपना श्राद्ध करती हूँ, मैं आज से आप सभी के लिए मर चुकी हूँ। जैसे ही अनाया ने ये बोला, दादू गुस्से में बोले, अनाया ये तुम क्या बकवास कर रही हो बच्चा, ऐसा नहीं बोलते। और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो अनाया बिना भाव के बोली, बड़ी आप इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? वैसे भी ये परिवार, ये रिश्ते मेरे कभी थे ही कहाँ। तो मैं खुद को और इन सबको इस बोझ से अलग कर रही हूँ ताकि ये लोग सुकून से जी सके। और आप चिंता मत करिए, आप और दादी जी के अलावा मेरा यहाँ कोई नहीं है, और ना मैं किसी की। इससे वैसे भी फैमिली की भी कोई रेप्यूटेशन नहीं गिरेगी, बिकॉज बाहर किसी को भी मेरे बारे में पता नहीं है। सबको इतना बोलकर रूहानी रूही और रिधम की तरफ इशारा करते हुए बोली, इन लोगों के ही बारे जानते हैं कि मिस्टर एंड मिसेज रायचंद के 3 बच्चे हैं, तो आप चिंता नहीं करिए, इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। और फिर रूही की तरफ पलटते हुए बोली, मिस रायचंद, आज से आपको अब कभी ये डर नहीं सताएगा कि मैं आपकी दी की जगह लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी किसी की चीजें छीनना पसंद नहीं करती जो चीजें मेरी ना हो। और फिर बोली, और आज से आपकी मॉम को मेरी वजह से कोई दुख नहीं होगा और आपके डैड को कभी मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़ेगा। और इतना बोलकर रिधम की तरफ पलट गई और उससे बोली, मिस्टर रायचंद, आपको भी अब ये चिंता नहीं रहेगी कि आपकी बहन को कोई हर्ट करेगा। और सबकी तरफ देखते हुए बोली, आप सभी को मैं मेरे साथ आपका जो भी नाम का रिश्ता था उस बोझ से आप सबको आज़ाद करती हूँ। और हाँ, आप चिंता मत कीजिए, आपको मेरी शक्ल देखकर जो दिन खराब जाता है वो भी नहीं होगा, क्योंकि अब मैं ठीक हूँ और मैं यहाँ से कल तक चले जाऊंगी और कभी आप लोगों को परेशान नहीं करूंगी।
इतना बोलकर गेस्ट रूम की तरफ चली गई और सभी लोग बस बुत बने खंगे रह गए। तो दादी गुस्से से रिद्धि जी और सबसे बोली, अब तो तुम लोगों के कलेजों को शांति मिली होगी, यही चाहते थे ना, लो हो गया जैसा चाहते थे तुम लोग। इतना बोलकर रोने लगी। वहीं रिद्धि जी को तो कुछ होश ही नहीं था, वो तो बेसुध सी खंगाई थी। तो अश्विन जी के हिलाने से वो होश में आई और जोर जोर से रोने लगी। सभी को उनके लिए बहुत बुरा लग रहा था मगर कोई कुछ नहीं कर सकता था। तो एक बार और दादी जी बोली, रिद्धि अब रोकर क्या हासिल होगा तुम्हें? हाँ, तुमने उस मासूम से उसका बचपन, उसकी माँ बाप छीन लिया। तुमने उसे कभी प्यार नहीं दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें डर था कि लोग क्या बोलेंगे कि अपनी बेटी को अपनी सौतेले बच्चों से ज्यादा प्यार कर रही हैं। तो क्या अनाया को प्यार करना गलत था सिर्फ इसलिए कि लोग क्या बोलेंगे? तुमने उस मासूम का दिल तोड़ दिया, जबकि वो तो सबसे छोटी थी। तब रूहानी, रूही और रिधम बंगे हो गए थे और तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत अनाया को थी, मगर तुमने क्या किया? और अश्विन, तुम्हें भी लोगों की बातों की इतनी परवाह थी कि तुमने अपने ही खून को नजरअंदाज कर दिया? और रिधम, तुमने कभी अनाया को अपनी बहन नहीं माना है ना, क्योंकि वो सौतेली थी इसलिए? क्यों, सही बोला ना मैंने? अब तुम लोग बहुत खुश होंगे ना, क्योंकि वैसे भी तो अनाया तुम्हारे परिवार का हिस्सा नहीं थी और आज उसने तुम सब लोगों को आज़ाद कर दिया। मैंने कितनी बार बोला था उस मासूम के साथ ऐसा मत करो, वरना एक दिन पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा, मगर तुम लोगों ने मेरी नहीं सुनी। तो अब तुम लोगों को भी वही दर्द होगा जो उस मासूम को तुम लोगों की वजह से सहना पड़ा। और लास्ट बात रिद्धि, तुम बहुत अच्छी माँ हो, अगर तुम्हारी तरह सभी दूसरी माँ हो तो कभी भी सौतेले जैसा शब्द ही नहीं रह जाएगा। मगर हाँ, अगर सगी माँ तुम्हारी तरह होती है तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारी जैसी माँ देने से अच्छा उसे अनाथ बना दिया जाए। और अश्विन, मुझे आज तुम्हें अपना बेटा कहते हुए शर्म आ रही है, काश तुम मेरी कोख से जन्म ना लेते। और इतना बोलकर वहां से चली गई। मेरे प्यारे रीडर्स, आप लोगों को ये कहानी पसंद नहीं आ रही शायद, तो क्या मैं ये कहानी लिखना बंद कर दूं? यार, मैं इतनी मेहनत से बंगे पार्ट लिखती हूँ मगर आप लोग पिंगते तो हो, मगर ना लाइक करते हो, ना रिव्यू देते हो, ना ही कमेंट में कुछ बताते हो। यार क्या फ़ायदा तब, और इसके लिए मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे। तो अगर सच में आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, रिव्यू और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वरना अब मैं भी नहीं लिखूंगी, क्योंकि आपका और अपना टाइम वेस्ट करके क्या फ़ायदा? आगे आपकी मर्जी। स्माइल 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 स्माइल, दिल 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 दिल। CH8 रिद्धि जी को अनाया ने किया नजरअंदाज। राधिका जी के वहां से जाने के बाद वहां पर बस रिद्धि जी, बुआ जी, अश्विन जी, रूही, रूहानी और रिधम बचे थे। अनाया के बनगे पापा किसी सर्जरी में थे और बड़ी माँ अभी भी मायके में गई हुई थी। रिद्धि जी बहुत ज्यादा रो रही थी। आज उन्हें अनाया के दर्द का एहसास हुआ था। वो अश्विन जी से बोली, हम कितने सेल्फिश हो गए, हमने लोगों के तानों से बचने के लिए अपनी खुद की बेटी को कितना दुख पहुंचाया। आज हमें जब बिना गलती के आपको ठुकराया जाए तब कैसा लगता है पता चल गया। अब बहुत देर हो चुकी है, हमने पहले उसका बचपन छीन लिया, माँ बाप और इतना बंगा परिवार होते हुए उसे अनाथ कर दिया। और तो और उसके लाख रोने और मना करने के बावजूद उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। माँ ने सही बोला, मेरी जैसी माँ किसी बच्चे को नहीं मिलनी चाहिए। तो इस बात पर तीनों भाई बहन रिदम, रूहानी और रूही उनके पास बैठ गए और बोले, नहीं मॉम, आप खराब माँ नहीं हो, आप बहुत अच्छी माँ हो, मगर फिर भी हम सबने अनाया के साथ बहुत अन्याय किया है। तो इस बात पर रिद्धि जी थोड़ा देर खामोश हो गई, फिर बोली, अब सब खत्म हो गया है और अनाया हमें कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि वो बिल्कुल अश्विन जी की जितनी गुस्सैल और जिद्दी है। और कितना मार लो, अगर उसकी गलती नहीं होगी तो कभी नहीं थूकेगी। और उसके दिल में हम सबके लिए अब कुछ नहीं बचा, मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया। इतना कहकर अपने कमरे की ओर भाग गई। अश्विन जी के कानों में अनाया और राधिका जी की बातें गूंज रही थीं। आज उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। रिद्धि जी का रीजन था ऐसा करने का, मगर उनका ऐसा कोई रीजन नहीं था। उन्होंने अपने खून की कदर नहीं की, वो भी तो रूही और रूहानी जैसे ही उनकी सगी बेटी थी। मगर अफसोस, उन्होंने भी अनाया के साथ इतना गलत कर दिया। ऐसे ही सुबह से दिन हो गई और दोपहर का खाना सबने अपने अपने कमरे में ही कर लिया। और ऐसे ही रात हो गई, सब डाइनिंग टेबल पर थे, मगर अनाया ने अपना खाना कमरे में खा लिया था। आज कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सबने बेमन से थोगा थोगा साका लिया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए।
आज सबकी आंखों में पछतावे के आंसू थे, मगर अब इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि इन लोगों ने अपनी एक गलती की वजह से अपने ही खून को बहुत सताया था। आज अनाया को बहुत सुकून मिल रहा था, हालांकि उसे दर्द हो रहा था। ये सब देखकर मगर सुकून अपने बेगुनाह होने का और अनाया की आत्मा को भी अब मुक्ति मिल चुकी थी। दादाजी और दादी जी के कमरे में रंजीत जी से बोली, सुनिए ना, मैं अब और अपनी बच्ची से दूर नहीं रह सकती। उसे रोक लीजिए ना, इतना बड़ा घर होने के बावजूद वो क्यों कहीं और जाए, चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, उसे यहीं रोक लीजिए, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। तो रंजीत जी बोले, राधिका जी ये आप क्या कर रही हैं? हम आपसे वादा करते हैं हम अपने शैतान बच्चे को कहीं नहीं जाने देंगे। आप अब रोइए मत और सो जाइए। और खुद भी उनके बगल में सो गए। मगर आज शायद नींद किसी की भी आंखों में नहीं थी, सब बस करवटें बदल रहे थे। मगर हमारी अनाया आज बेहद सुकून से सो रही थी। अगली सुबह आज रायचंद मैंशन में पहले की तरह चहल पहल नहीं थी। पूरे मैंशन में सन्नाटा पसरा हुआ था, सब लिविंग में बैठे हुए थे। आज रिधम और अश्विन जी भी ऑफिस नहीं गए थे और रूही और रूहानी भी घर पर ही थे। तभी सबको अनाया आते हुए दिखाई दी, जिसके हाथों में एक सूटकेस था और उसने अपने कंधे पर एक बैग टांगा हुआ था। रिद्धि जी जल्दी से उसके पास गई और उसके हाथों को पकड़ते हुए बोली, अना बेटो आप कहाँ जा रहे हो? प्लीज बच्चा, मम्मा को माफ कर दो, हम आपसे माफी मांगते हैं, आप घर छोड़कर मत जाओ। मगर अनाया ने ना उन्हें एक नज़र देखा और ना ही उनसे कुछ बोला। तो रिद्धि जी की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने अनाया का हाथ छोड़ दिया और सिर झुकाकर सोफे पर बैठ गई। अनाया दादाजी को देखते हुए बोली, बड़ी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए अब मुझे जाना चाहिए और आप अपना और मेरी स्वीट हार्ट का ध्यान रखना, मैं आपको कॉल करते रहूंगी। कायनात को दादा दादी से बहुत जुंगाव हो गया था और उसने उन्हें अपने दादू दादी के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था। वो जैसे ही जाने को हुई, दादाजी बोले, अनाया आज शैतान बच्चे की जगह। अनाया सुनकर सब शौक हो गए। दादाजी जी बोले, आप कहीं नहीं जा रही हैं? तो अनाया बोली, मगर दादाजी हम यहाँ रुककर क्या करेंगे? ये घर हमारा नहीं है और हम किसी और के घर या पैसों पर नहीं पड़ सकते। अनाया की बातों से सबको अपने दिल में एक टीस उठी और उनकी आंखें नम हो गई। तो दादाजी बोले, हाँ ये आपका घर नहीं है। तो सब लोग आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। तो दादाजी आगे बोले, और ना ही किसी और का है, ये घर मेरा और राधिका जी का है और हम तुम्हारे दादा दादी हैं और इस घर और प्रॉपर्टी में जैसे सबका हक है, वैसे ही तुम्हारा भी हक है। और तुम या कोई और माने ना माने, तुम इस घर की प्रिंसेस हो और अब तुम कोई बहस नहीं करोगी, वरना हम सोचेंगे कि तुम हमें भी अपना दोषी मानती हो। तो इस बात पर अनाया बोली, दादू आप ऐसा ना कहें, आप और स्वीट हार्ट ही तो मेरे अपने हो, जो बिना किसी स्वार्थ के मुझसे प्यार और मुझ पर भरोसा करते हो। और आप और स्वीट हार्ट मेरे दोषी नहीं हैं। आप यही चाहते हैं ना मैं यहीं रहूं, तो ठीक है। अनाया कहीं नहीं जाएगी, इस बात से सभी ने राहत की सांस ली। तो दादाजी एक नौकर से बोले, हमने जो कमरा तैयार करने के लिए बोला था हुआ? तो वो नौकर बोला, जी बन गए साहब। तो दादाजी बोले, अनाया का सारा सामान वहां शिफ्ट कर दो और ये सूटकेस ले जाकर उसी कमरे में रख देना। तो अनाया बोली, दादू इसकी क्या जरूरत थी, मैं गेस्ट रूम में ही रह लेती। तो दादाजी बोले, शैतान बच्चे, आप इस घर की सबसे छोटी बच्ची हो, ना कि मेहमान जो आप गेस्ट रूम में रहेंगी। ये घर आपका भी है, इसलिए अब आप इस घर को अपना मान लो, ठीक है? और चलो अब नाश्ता कर लेते हैं। सब लोगों ने नाश्ता किया। सभी लोग अनाया को प्यार से देख रहे थे, मगर अनाया ने सबको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया और अपना नाश्ते में ही फोकस बनाए रखा। थोड़ी देर बाद सब लोग लिविंग में बैठे हुए थे। तो दादाजी बोले, शैतान बच्चे, अब तो आप भी कॉलेज जाएंगी, तो कौन से कॉलेज में जाने की सोच रही हैं आप? तो अनाया बोली, बाद में बताऊंगी बड़ी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। स्टोरी को लाइक करें, कमेंट करें और रिव्यू दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कहानी पसंद आ रही तो कहानी को सपोर्ट करें। स्माइल 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 दिल। CH9 पार्टी की बात जब रंजीत जी ने अनाया से कॉलेज के बारे में बोला तो वो बाद में बताने का बोली, मगर रंजीत जी के बारे बार कहने पर उसने बता दिया। वो बोली, बड़ी मैं मुंबई के RR कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, एक्सीडेंट से पहले, मगर अभी भी एडमिशन चल रहे हैं। तो खुश होते हुए बोले, अरे वाह शैतान बच्चे, वो तो हमारा ही कॉलेज है।
हमारा और रजावत फैमिली का। तो अनाया कुछ नहीं बोली क्योंकि उसे ये बात पहले से पता थी। उसके बाद दादाजी बोले, शैतान बच्चे, तुम्हारे बनगाई माँ के बेटे कल इंडिया वापस आने वाले हैं। तो कल हम एक पार्टी देने की सोच रहे हैं। तो कल तुम भी शामिल होने वाली हो पार्टी में, इसलिए मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। और तुम अपने लिए शॉपिंग कर लेना। और उसे एक ब्लैक कार्ड पकड़ा दिया। मगर अनाया मना करती उससे पहले ही रंजीत जी बोले, हमें पता है तुम्हारे पास बहुत पैसा है, मगर ये मेरी तरफ से है और तुम ये नहीं झुठला सकती कि तुम इस परिवार की बेटी हो। अनाया इस बात पर खामोश हो गई और उसने वो कार्ड ले लिया। रंजीत जी ये देखकर खुश हो गए। तो फिर वो बोले, तुम अभी भी शॉपिंग करने मॉल चले जाओ, और हाँ, जल्दी आ जाना, तुम्हारी दवाई का आज लास्ट डोज बचा है। तो अनाया ने अपना सिर हिला दिया और अपना पर्स लेने अपने लिए तैयार किए कमरे में चली गई। मगर जैसे ही उसने कमरा देखा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि ये कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा कायनात को पसंद था। और उस कमरे में सारी चीजें अनाया के पसंद की थी, और वहां पर उसकी पैदा होने से लेकर अभी तक की सारी पिक्चर लगी हुई थी, जिससे उसकी आंखों में नमी उतर आई। मगर उसने खुद को संभाला और अपना पर्स लेकर नीचे आ गई और अपने दादू को गले लगाकर बोली, थैंक यू सो मच बडी, इतना प्यारा रूम तैयार करवाने के लिए, मुझे वो रूम बहुत पसंद आया। तो रंजीत जी की आंखों में चमक आ गई और वो उसके माथे को चूमते हुए बोले, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे शैतान बच्चे को रूम पसंद आया। तभी अनाया उनसे अलग होकर बोली, तो बडी अब मुझे जाना चाहिए, तभी तो जल्दी आऊंगी ना घर। वो जैसे ही जाने को हुई, पीछे से रूहानी की आवाज आई जो उससे बोल रही थी, अना क्या हम भी तुम्हारे साथ शॉपिंग पर चल सकते हैं। तो अनाया उसे देखने लगी और बोली, आप आ सकती हैं, वैसे भी वो मॉल मेरा थर्ड आई है। इतना बोलकर बाहर निकल गई। उसकी बात पर सबको बुरा लगा, मगर अनाया दूसरों के मुकाबले रूहानी से अच्छे से बात करती थी, क्योंकि रूहानी ने उसे कभी भी बातें नहीं सुनाई। यहाँ तक कि जब सब उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि अनाया ने ही रूहानी को सीढ़ियों से नीचे गिराया, तब भी बस 4 लोग ही थे जिन्होंने उस भरोसा दिखाया। रूहानी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो अनाया के पीछे पीछे बाहर चले गई, और जिस गाड़ी में अनाया बैठी थी उसी गाड़ी में वो तीनों भी बैठ गई। अनाया को ड्राइविंग करना पसंद था। हालांकि अभी वो 17 साल की थी, मगर उसकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी थी। रूहानी पैसेंजर सीट पर अनाया के बगल में बैठ गई और रूही और मोनिका पीछे बैठ गए। हालांकि रूही और रूहानी को मोनिका पसंद नहीं थी, मगर अपनी बुआ के कहने पर उसे अपने साथ ले आए। रूही का फेस पूरा चिड़चिड़ा हो गया था, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मोनिका उन दोनों बहनों को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ती थी और सबके सामने बिल्कुल संस्कारी बन जाती थी। उसे सबसे ज्यादा नफरत अनाया से थी, क्योंकि एक तो अनाया उसका मुंह बंद करवा देती थी और वो सबसे ज्यादा सुंदर भी थी। थोड़ा ही देर बाद वो लोग मॉल पहुंच गए। ये मॉल राजावत फैमिली का था। सब गाड़ी से उतर गए और अनाया का इंतजार करने लगे, जो कि गाड़ी पार्क करने गई हुई थी। जैसे ही अनाया वहां पहुंची, उसने मोनिका की बातें सुनी, जो कि रूहानी से बोल रही थी कि तुम्हें क्या लगता है कि अनाया तुम्हें अपनी बहन मानेंगी? कभी नहीं। तुम्हारी वजह से ही उसे घर से निकाला गया और उसकी सगी माँ भी सिर्फ तुम्हारी वजह से उसको प्यार नहीं दे पाई। तुम कितनी स्वार्थी हो, जिसको खुद के अलावा किसी की नहीं पिंगाई रहती। उसकी बातें सुनकर रूहानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे भी ऐसा ही लगता था कि अनाया ने उसकी वजह से बहुत कुछ झेला है। रूही अपनी दी को रोते हुए देखती है तो उसे मोनिका पर बहुत गुस्सा आता है और वो उससे बोलती है, तुम होती कौन हो मेरी दी से ऐसा बोलने वाली? और वैसे भी अनाया हमारी छोटी बहन है, अभी वो हमसे नाराज है, मगर कभी ना कभी वो हमें माफ कर देगी। अभी मोनिका और कुछ बोलती, तभी वहां अनाया आ गई। तो रूहानी ने अपने आंसू पोंछे और अनाया को देखकर प्यार से बोली, अना चलो शॉपिंग कर लेते हैं। तो अनाया ने अपना सिर हिला दिया और अंदर की ओर चलने लगी। उसके पीछे पीछे वो तीनों भी अंदर आ गई और वहां से तीसरे मंजिले में चले गए, जहां लड़कियों के सारे सामान रखे हुए थे। वो चारों वहां पहुंचकर अपने लिए कपड़े देखने लगे। रूहानी को एक गाउन बहुत पसंद आया, मगर जैसे ही वो उसे लेने को हुई, मोनिका ने उस गाउन को खुद पकड़ लिया और रूहानी को एक डेविल स्माइल देने लगी।
तभी इस माह का मैनेजर आया और उन तीनों को ग्रीट करने लगा और रूहानी और मोनिका को देखकर बोला, मिस रायचंद एंड मिस शर्मा, मैं आपकी कोई हेल्प कर दूं? एक्चुअली मुझे नहीं पता था आप यहाँ शॉपिंग पर आई हैं, वरना मैं आपको पिक करने गेट पर आ जाता। तो रूहानी बोली, कोई बात नहीं मिस्टर शेठी। मिस्टर शेठी की नज़र जब अनाया पर पिंगाई तो वो बोले, ये मिस कौन है, क्या ये भी आपके साथ हैं? तो मोनिका जल्दी से बोली, ये हमारी बहन है जिसे घर से निकालकर हॉस्टल में डाल दिया था। और एक शैतानी मुस्कान के साथ रूहानी और रूही को देखने लगी, जिनका चेहरा शर्म से झुक गया था। अनाया को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो कपिंगे देखने में व्यस्त थी। रूहानी ने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, ये हमारी छोटी बहन अनाया रायचंद है, जो हॉस्टल में रहती थी। कुछ समय पहले ही वो मुंबई वापस लौटी है। तो मैनेजर पहले तो शॉक था, क्योंकि कोई भी अनाया के बारे नहीं जानता था, मगर उसने जल्दी से खुद को संभाला और अनाया को ग्रीट किया। अनाया ने हल्के से अपना सिर हिला दिया और फिर अपने कपड़े देखने लगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक आप बताओ कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। दिल 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 दिल। CH10। अनाया का गुस्सा मोनिका पर। अनाया कपिंगे देख ही रही थी कि उसने देखा मोनिका रूहानी के पसंद किए कपड़े खुद के लिए पैक करवा रही हैं और फिर एक मजाक उड़ाने वाली हंसी के साथ उसे देख रही हैं। उसे मोनिका पर अब हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसको वो लोग नहीं पसंद थे जो दूसरों की चीजों पर नजर रखे या उनकी चीजें उनसे छीने। उसने एक सेल्स गर्ल को अपने पास बुलाया और एक ब्लू कलर का सुंदर का नाइट गाउन उसके हाथ में देकर रूहानी की तरफ इशारा कर दिया, मगर खुद का नाम ना लेने वाली बात भी बोली, जिससे उस सेल्स गर्ल ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और वो गाउन रूहानी को देते हुए बोली, मैम आप ये ट्राई करें, ये आप पर बहुत सूट करेगा। रूहानी ने उस गाउन को देखा जो वाकई में बहुत सुंदर था। वो उसे लेकर चेंजिंग रूम में चले गई और कुछ देर बाद उसे पहनकर बाहर आए तो सब उसे एकटक देखने लगे। वो उस गाउन में बहुत सुंदर लग रही थी। रूही खुश होकर बोली, दी आप बहुत सुंदर लग रहे हो, एकदम प्रिंसेस की तरह। रूहानी ने अनाया की तरफ देखा, मगर अनाया ने उसको देखा तक नहीं, जिससे रूहानी थोड़ा उदास हो गई, मगर फिर चेंजिंग रूम में जाकर उसे चेंज कर लिया और उस गाउन को पैक करने को दे दिया। रूही और अनाया ने भी अपना गाउन पैक करवा लिया। रूही ने भी गाउन को ट्राई करने के बाद पैक करवाया, मगर अनाया ने बिना ट्राई किए ही पैक करवा लिया। और मोनिका ने तो बहुत कपिंगों की शॉपिंग की थी। उसके बाद उन्होंने ज्वेलरी और सैंडल और पर्स की शॉपिंग की, फिर माँ में उपस्थित रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए। सभी ने अपने अपने लिए अपने पसंदीदा डिशेज ऑर्डर किया और अपने खाना आने का वेट करने लगी। तभी मोनिका रूहानी को देखकर बोली, रूहानी क्या तुम मुझे अपना कार्ड दे दोगी? एक्चुअली मेरे कार्ड का बैलेंस खत्म हो गया है और मैं एक ही कार्ड लाई हूँ। रूहानी जैसे ही कार्ड देने को हुई, रूही ने गुस्से से मोनिका को देखा और बोली, मोनिका दी, क्या आपको पैसों की कमी आ गई जो अब मांगने भी लगी? वैसे मुझे ये समझ नहीं आता, आप जब भी शॉपिंग आती हैं हमारे साथ हमेशा यही बात बोलती हैं। जब आपको पता है आप इतने पैसे खर्च कर देती हैं तो एक्स्ट्रा कार्ड लाया कीजिए। और मेरी दी आपको कोई कार्ड नहीं देंगी, आप बुआ को कॉल करें और उन्हें बोलें आपको पैसे ट्रांसफर करने को। मोनिका का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और वो रूही को घूरते हुए बोली, तुम्हें यही सिखाया जाता है कि अपने से बंदों से इस तरह से बात करो, और क्या हो गया अगर रूहानी मुझे अपना कार्ड दे भी दिया तो आखिर मेरा भी हक है उस घर में। जैसे ही मोनिका ने ये बोला, रूही उसे देखने लगी और अपने मन में बोली, कितनी बेशर्म है ये, और इसका हक कैसे हुआ उस घर में। अभी रूही कुछ और कहती कि रूहानी से उसे रोक दिया, मगर तभी अनाया बोली, मिस शर्मा अभी आपने क्या बोला कि आपका भी उस घर में हक है? हाँ, अभी मोनिका कोई जवाब देती कि उनका खाना आ गया। जब वेटर खाना रखकर चला गया तो मोनिका बोली, हाँ मेरा भी हक है, क्योंकि जब रूहानी नहीं हुई थी तो मैं ही उस घर की प्रिंसेस थी, तो उस हिसाब से मेरा भी हक हुआ ना। तो अनाया हंसते हुए बोली, अच्छा आप वहाँ की प्रिंसेस थी, तभी मिस रायचंद की पसंद की जितनी भी गाउन थे वो आपने ले ली, क्योंकि उस पर भी आपका हक है, क्योंकि आप उस घर की प्रिंसेस जो रह चुकी हैं ना। तो इस बात पर मोनिका का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वो हकलाते हुए बोली, अना ऐसा नहीं है। अभी उसने इतना ही बोला था कि अनाया अपनी लाल आंखों से उसे देखते हुए बोली, अनाया बोलो, तुम मेरी कुछ नहीं लगती जो तुम मुझे मेरे निक नेम से बुलाओ।
तो मोनिका को उस पर बहुत गुस्सा आया और वो उसे नफरत से घूरने लगी। तो इस बात पर अनाया एक डेविल स्माइल करते हुए बोली, तुम्हारी नफरत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती मिस शर्मा। और हाँ, आगे से जहाँ मेरा जिक्र हो उधर अपना मुंह मत खोलना, और हाँ, मेरे फैमिली मेंबर्स को बुली करना या उनकी चीज़ों में अपना हक जताने की भूल से भी भूल मत करना, वरना अगली बार तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा। और हाँ, उस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं है, वो घर मिस रायचंद और उनके भाई बहनों का है और उस पर हक भी उनका ही है। और रही बात तुम्हारे हक की, तो तुम्हारी मोम को उनका हक पहले ही मिल चुका है, तो अपने घर पर अपने हक की बात करना आए समझ। और हाँ, मुझे अपनी बातें रिपीट करना पसंद नहीं है, इसलिए मेरी बातें अपने दिमाग में बिठा लो। इतना बोलकर वो वहां से बाहर चले गई। उसके जाने के बाद रूहानी के फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और रूही को तो बहुत मजा आ रहा था और वो मोनिका का मजाक उड़ाते हुए बोली, मोनिका दी सो सैड ना, आपके मुंह पर हमारी अना ने बेइज्जती कर दी। अभी मोनिका कुछ बोलती रूही ने रूहानी का हाथ पकड़कर बोला, चलिए दी, अना हमारा वेट कर रही होगी, और वहां से निकल गई। मोनिका वहां अकेले रह गई और बोली, अनाया मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरी इंसल्ट कर कर अच्छा ना किया। अब देखो मैं घर पर कैसे तुम्हें सबकी नज़रों में फिर से गिराती हूँ। और रूहानी और रूही तुम दोनों बहुत उड़ रही हो ना, और बहुत बहन बहन बोल रही हो ना, उसकी नज़रों में तुम दोनों को इतना गिरा दूंगी कि वो तुम दोनों से फिर से नफरत करने लगेगी। और एक शैतानी मुस्कान लिए वो भी बाहर चले गई और जाकर गाड़ाई में बैठ गई। अनाया ने सबके बैठने के बाद गाड़ाई स्टार्ट कर दी और गाड़ाई रायचंद मेंशन की तरफ बढ़ने लगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और रिव्यू दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिल दिल स्माइल स्माइल।